चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। तो नाम से मीनिंग तो नाम से ही समझा जाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इतना ही स्टॉक होना चाहिए, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पड़ा रहेगा अनसोल्ड स्टॉक, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे खर्चे। ठीक है, हर्ष आपके लिए हो रहे हैं और वैभव जल्दी देखेंगे, सामने देखो। तो इसका फॉर्मूला था रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो चलो बताओ इशिका, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? थोड़ा जोर से। हाँ, तो मिनिमम बोलने की जरूरत नहीं है इसके मीनिंग में। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो हम ऑर्डर करते हैं। री नाम से ही क्या समझ आ गया, री शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी, कि अगली बार जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर देंगे अपने क्रेडिटर को, जिससे हम माल परचेस करते हैं, क्रेडिटर, उसको मैं ऑर्डर दूंगा। तो जितना क्वांटिटी का मैं ऑर्डर दूंगा वही मेरा रीऑर्डर क्वांटिटी है। ठीक है, सिंपल। अब रीऑर्डर क्वांटिटी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो क्या करोगे? हाँ, यहाँ पुट कर दोगे, दिया होगा तो फॉर्मूले में पुट कर दोगे, और नहीं दिया होगा तो EOQ निकालोगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, आप जल्दी देखेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी हमको दिया होना चाहिए, अगर नहीं दिया है तो उसको छोड़ दो, EOQ निकाल लो। EOQ मतलब फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये वो क्वांटिटी है जो आप एक बार में ऑर्डर करते हो। तो डिफरेंस क्या हुआ? मैंने ROQ में भी यही मीनिंग बोला इसका। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब वो जो एक ऑर्डर में आप मंगाते हो, जितना क्वांटिटी मंगाते हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी मैंने वही बोला, एक ऑर्डर में जितना क्वांटिटी मंगाते हो। तो ये तो सिमिलरिटी हो गया। ठीक है, डिफरेंस क्या है गुनगुन दोनों में? ठीक है, ये हमारे बेनिफिट है। EOQ मंगाना हमारे लिए बेनिफिट है। वैसे तो हमको पहले ROQ देखना चाहिए, अगर क्वेश्चन में दिया है तो पुट कर देंगे, नहीं तो EOQ निकाल के उसको पुट कर देंगे। और EOQ निकालने का ये फायदा है कि उसका जो टोटल कॉस्ट होता है EOQ का, वो ROQ से कम होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ EOQ इज ऑलवेज लेस देन ROQ। एक्सेप्शन और डिफरेंट प्राइस कब होगा? जब डिस्काउंट होगा। प्राइस अलग अलग कब होगा? जब क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होगा। मैंने अभी क्या बोला, EOQ का कॉस्ट हमेशा कम आएगा, ROQ का कॉस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा। ये लॉ बोलता है। ठीक है, और जहाँ लॉ होता है उसका एक्सेप्शन भी होता है। तो एक्सेप्शन है जब डिस्काउंट आ जाएगा। जब क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होगा तो पासा उल्टा हो जाएगा, EOQ में ज़्यादा आएगा, ROQ में कम आएगा। और हमको क्या करना है, जो कम है हमको वही ऑर्डर करना है। दोनों में से जो भी कम होगा हमको वो ऑर्डर करना है। ठीक है, और EOQ का फॉर्मूला है निकालने के लिए, उसका याद है फॉर्मूला? बताओ। ठीक है, ये फॉर्मूला है EOQ निकालने का। अंडर रूट में रहेगा 2 तो हम जानते हैं, कैलकुलेटर में ढूंढ लेना, मिल जाएगा। A मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, O मतलब होता है पर ऑर्डर, पूरा बोलना है तो, क्योंकि उसमें लॉजिक आता है क्वेश्चन में। O मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर करने का खर्चा। और C मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि अगर रुपीस में दिया है तो पुट कर देंगे, रुपीस में दिया होना चाहिए ना, कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट तो रुपीस में दिया होना चाहिए। पर अगर यही कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंट में दिया हुआ है तो वो परसेंट आप किस चीज़ का निकालोगे? परचेज प्राइस का, है ना। ये सब याद रख के चलना है। तो ये EOQ निकालने का था, इसको हटाते नहीं है ना। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था जिसमें हमको ROQ चाहिए, अगर वो नहीं दिया तो हम EOQ निकाल के उसको पुट कर देंगे, ये इसका तरीका था। दूसरा आता है ROL, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर करने का जो आपका लेवल है, इसका मतलब क्या होता है आरती? रीऑर्डर लेवल का मतलब देखो, तो रीऑर्डर क्वांटिटी है, जो हम वापस से मंगवाते हैं वो तो रीऑर्डर क्वांटिटी है। हाँ, व्हेन टू ऑर्डर। रीऑर्डर लेवल आपको ये बताता है कि व्हेन टू ऑर्डर, भाई कब प्लेस ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर प्लेस करना है।
कितना क्वांटिटी आपके पास बचा है आखिरी में, क्योंकि थोड़ा सा बचा होना चाहिए तभी हम ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है ना हर्ष। हम एकदम क्वांटिटी एकदम खाली हो जाएगा, जीरो पड़ेगा तब ऑर्डर नहीं करते, थोड़ा सा क्वांटिटी पड़ा रहेगा तो ही ऑर्डर करते हैं। जो थोड़ा सा बचा रहेगा ना वही रीऑर्डर लेवल कहलाता है। व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर प्लेस करना है, जब थोड़ा सा क्वांटिटी बचा रहेगा। अगर थोड़ा सा कितना 200 500 वो आपको निकालना होता है। उसका क्या फॉर्मूला है भावेश? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, याद करना है। सब लोग वैसे कॉपी खोल के ही बैठे हैं तो मैं ही बता देता हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन तो आपको नॉर्मल समझ आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना ही कंजम्पशन कर लोगे। कंजम्पशन मतलब मटेरियल को कितना यूज़ कर लोगे, मैक्सिमम वाला आपको लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और मैक्सिमम लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है? ऑर्डर आने में जितना समय लगता है। जैसे अमेजोन वाला है तुरंत थोड़ी आता है, कम से कम 2-3, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन ऐसा लेता है ना। तो आपको मैक्सिमम लीड टाइम लेके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आने में कितना समय लगता है, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम, और वो भी आपको मैक्सिमम वाला लेना है। तो आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो ईओक्यू निकाल के पुट करेंगे। रीऑर्डर लेवल निकाल सकते हैं, हमको मालूम है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। और उसका क्या है, माइनस है मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, वो दिया गया है। जैसे ये मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम है, वैसे वो मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम है, वो सब दिया जाता है आपको, ठीक है। फिर सेकेंड हम क्या निकालना सीखे थे, मिनिमम स्टॉक लेवल, कि कम से कम इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन में शॉर्टेज हो जाएगा, यहाँ तक प्रोडक्शन रुक भी जाएगा, कस्टमर खाली हाथ वापस जाएगा, गुडविल खराब होगा, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, हमेशा स्टॉक आउट रहोगे ना, स्टॉक आपके पास रहेगा ही नहीं, है ना। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का हमने एक डायग्राम क्या बनाया था, याद है? एक स्केल में हम बोले थे कि ऊपर में मैक्सिमम स्टॉक लेवल रहेगा, नीचे में बॉटम में मिनिमम स्टॉक लेवल रहेगा, और बीच में क्या फॉल करता है, ROL, यही वाला रीऑर्डर लेवल जो होता है वो मिनिमम, ऑब्वियसली मिनिमम मैक्सिमम के बीच में रहेगा, है ना। ना तो कभी हमको मैक्सिमम से ऊपर जाना है, ना कभी मिनिमम से नीचे आना है, तो जो रीऑर्डर लेवल है वो दोनों के बीच में है ना। अब मुझे क्या करना है, रीऑर्डर लेवल की मदद से मिनिमम स्टॉक निकालना है। रीऑर्डर लेवल तो आप निकालना सीख चुके हो ना, ये फॉर्मूला मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम, तो वो आगे है। अब उसकी मदद से आपको मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है, तो कैसे होगा, फॉर्मूला कैसे बना था? हाँ, मतलब जो मिनिमम स्टॉक लेवल है डायग्राम से दिख रहा है ना, कि वो ROL से कुछ कम है, ROL से कम है, तो ROL माइनस, कम है तो माइनस, बोले कितना कम है, एवरेज इनटू एवरेज, मतलब ब्रैकेट में लिखोगे एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है। बस ये मिनिमम स्टॉक का लेवल। अच्छा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला था, एक ये तो है ही बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है, इसको मैं बड़ा वाला बोलूंगा, ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम इनटू मिनिमम। एक और कौन सा था दूसरा, तो याद करके चलना है। दूसरा इसका फॉर्मूला था, हाँ वो ROL का था एक और, सबके दो फॉर्मूले हैं। मैक्सिमम स्टॉक का एक और फॉर्मूला है ROQ प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल का भी, हाँ ये जो है ना मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम है, इसका दूसरा फॉर्मूला लीड टाइम कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये वाला मैंने पेंडिंग रखा था, मैं बोला क्वेश्चन से बताऊंगा ये फॉर्मूले को, बस अभी लिख के रखो कॉपी में, ठीक है। हाँ, तो ये मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। तीसरा क्या होगा, देखो आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया, मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लिया, अब उसका जो मिड पॉइंट होता है, एवरेज मतलब उसका मिड पॉइंट, एवरेज स्टॉक लेवल। हाँ, क्या होगा इसका फॉर्मूला, वही 55 वाला, एवरेज निकालना है ना, तो सम कर दो, नंबर उससे डिवाइड कर दो, तो मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो चीज़ है, एवरेज ऐसे निकलता है ना किसी भी चीज़ का। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ, ऐसे बोलने के लिए ऐसे अपन बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ROQ डिवाइड बाय 2, है ना। दोनों फॉर्मूले से आंसर अलग आता है, और मैंने नोट भी लिखवाया था कि दोनों फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके आना है यूजिंग बोथ द फॉर्मूला, क्योंकि दोनों से अलग आते हैं ना हमेशा,
इसलिए आपको दोनों फॉर्मूला सॉल्व करके आना है। हमें नहीं पता वो आंसर में किससे चेक करेगा कौन से फॉर्मूले का आंसर दिया होगा, ठीक है। और फिर लास्ट हमने देखा था डेंजर स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, क्योंकि आप डेंजर में हो तो इमरजेंसी में मंगाओगे, जल्दी जल्दी मंगाओगे, तो मिनिमम लीड टाइम से भी कम में मंगा लोगे, तो वो इमरजेंसी लीड टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया तो सब कुछ रहेगा, बहुत कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो जो पार्टी नहीं आए थे कल, एक बार आज डालूंगा कल का वीडियो, टाइम लग गया था एडिट में, तो देख लेना डिटेल में, तो ये समझ आएगा जल्दी से, ठीक है। कल पूरा 1.5 घंटा हमने बस यही किया था, अभी 10 मिनट में कर लिए, कल 1.5 घंटे में किए थे। तो आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ से जाना है, हाँ कल 10 मिनट में बताया था तो वो बोलते ज़्यादा एफिशिएंटली हुआ है। चलो इलस्ट्रेशन 3 बनाओ आप लोग। बोला है कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब EOQ, बस वो निकालना है और कुछ नहीं करना। तो वैभव आप पलाश से और हर्ष आप भावेश से थोड़ा बहुत पूछते रहो। अच्छा एब्सेंट होते हो तो फॉर्मूला ले लिया करो ना, कल कितना सारे तो फॉर्मूला था, जब भी एब्सेंट होते हो दोस्तों से फॉर्मूला ले लिया करो, वो तो लिख लिया करो कॉपी में कम से कम। पेज 2.24 में है। $2500 क्या चीज, EOQ निकालना है बस। आया 2500,
ठीक है, तो सिर्फ EOQ था, कैलकुलेटर में हो जाता। सबसे पहले 2 होता है इंटू ए, तो ए आपको दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम दिया हुआ है 10,000 kg। ठीक है, देख लो हर्ष, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, और फिर लास्ट में उसको स्क्वायर रूट किया जाए, है ना। तो मैंने 2 लिख दिया पहले। ए मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, साल भर में 10,000 kg में कंज्यूम करने वाला हूँ, वो मैंने पुट कर दिया। इंटू ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो दिया हुआ है 50 रुपये पर ऑर्डर का, पर ऑर्डर ही देखा जाता है उसको, तो वो 50 दिया हुआ लिख दिया। हाँ, डिवाइड में मेरे को करना होता है कैरिंग कॉस्ट, तो सी है ना, सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम है स्टोरेज कॉस्ट। कैरिंग करना मतलब स्टोर करना, तो स्टोरेज कॉस्ट आपको दिया तो है, ये देखो पर 8% में दिया, मतलब पर कॉस्ट है, कॉस्ट तो आपको रुपीस में दिया होना चाहिए था, परसेंट में कैसे दिए। तो आप क्या करोगे, ये 8% हमें, ये लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है इसका, कि जब भी स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो बोल लो, अगर परसेंट में दिया है तो 8% हम किसका निकालेंगे, हमेशा कॉस्ट पर केजी का निकालेंगे। कॉस्ट पर केजी बोलो, परचेज प्राइस बोलो, यूनिट कॉस्ट बोलो, बहुत सारे नाम है उसके। यानी 2 रुपये का 8% आप निकालोगे, दैट विल बी योर सी, है ना। तो वो आएगा 0.16, उसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर लास्ट में स्क्वायर रूट का बटन दबा दोगे, वो लास्ट में करना होगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 2500 kg EOQ। एक बार में आप अच्छा ऐसे कंक्लूजन निकालो, हर चैप्टर के हर क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर आता है उसका कंक्लूजन देखा करो। आंसर आ गया, आगे मत बढ़ो, 1 सेकंड लगता है सोचने में। 2500 आ तो गया, इस 2500 का काम क्या है, हाँ नहीं वो तो चलो बाद में है। 2500 का काम क्या है, मैं 2500 निकाल लिया EOQ, असली जिंदगी में इसका क्या काम है, क्या करूँगा मैं 2500 kg को ऑर्डर करूँगा। क्या है ये, क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हर बार ऑर्डर में आप 2500 kg ही मंगाओगे, पहले ऑर्डर में भी एजम्पशन था ये, याद करो। हर ऑर्डर में क्वांटिटी कांस्टेंट होता है, टाइम गैप भी कांस्टेंट होता है। तो जो 2500 kg है, हर ऑर्डर में आप इतना ही मंगाओगे। फर्स्ट ऑर्डर 2500 kg, सेकेंड ऑर्डर 2500 kg, है ना। और जिसमें आपका कॉस्ट भी कम लगेगा, क्योंकि EOQ है ना, तो इसमें कॉस्ट भी कम लगेगा एज कम्पेयर टू ROQ। ROQ दिया नहीं है बट स्टिल EOQ में कम तो रहता ही है ना। और हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर भी बोला ही है ऊपर में, देखा जाए तो लिखा है आप यहाँ पे, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। कितने बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे, तो देखो ऐसे काउंटिंग करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि फर्स्ट ऑर्डर में आप कितना मंगाओगे 2500, अभी तो मैंने वही बताया ना। पहले ऑर्डर में 2500 kg मंगाओगे, दूसरे ऑर्डर में 2500, तो ऐसे कहाँ तक जाओगे आप, 4 बार ही क्यों, क्योंकि हमारे साल भर का कोटा 10,000 है ना, उससे आगे हमको जाना ही नहीं है, बस 4 बार मंगाएंगे। देखो ना, थर्ड ऑर्डर में 2500 मंगाया, टोटल कितना हो गया 7,500 हो गया। 3 ऑर्डर में 2500 ईच मंगाया, 7,500 हुआ। फिर जैसे ही मैंने चौथे ऑर्डर में फिर से 2500 kg मंगाया, तो बस हो गया ना भाई, 10,000 हो गया, साल भर का कोटा खत्म। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 4, नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है। तो एग्जाम में से लिस्ट बनाओगे क्या, हमारा ऑर्डर 20 आएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब 20 आया, तो 20 का कैसे बनाते जाओगे, नहीं फॉर्मूला अपनाओगे A अपॉन EOQ, डिवाइड करने से आएगा ना 4 सीधा। A आपका कितना है 10,000 है, तो भाई साल भर में आपको 10,000 kg मंगाना है, और डिवाइडेड बाय एक बार में आप 2500 kg मंगाओगे, तो डिवाइड किए मतलब आपको साल भर में 4 बार ये 2500 मंगाना पड़ेगा। इसका आंसर 4 ऐसे आ जाएगा, A अपॉन EOQ, ये इसका फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर का, ठीक है। ये याद रखना, अभी आज हम कुछ नया भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली, तो उसको मैं पूछूंगा वापस से कि नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, छोटा सा ही तो है, याद रख लो, A अपॉन EOQ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला है। ठीक है, हो गया सबका, आगे बनाओ, 2 वाला बनाओ, हाँ 4 वाला EOQ ही निकालना।
कैरिंग कॉस्ट के लिए, हाँ कैरिंग कॉस्ट के लिए, हाँ देखो स्टोरेज तो आप लोगे ही, उसका मतलब उसका सिनोनिम तो मैंने बता ही दिया था, कैरिंग कॉस्ट इज आल्सो नोन एज स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट किस चीज़ का होगा, ठीक है, गुड्स जो खरीदे होंगे उसका, सही जवाब है। ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलीट क्या होता है, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, पुराना, ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओल्ड टेक्नोलॉजी किसकी हो जाती है, ओल्ड फैशन क्या हो जाता है, गुड्स हो जाता है, तो सब तो गुड्स से रिलेटेड है ना। क्योंकि देखो ना, जितना ज़्यादा स्टोर करोगे उतना ऐसा बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा टाइम तक आप उसको गोडाउन में स्टोर करते रखे रहोगे उतना ज़्यादा ऑब्सोलीट होगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, और स्टोरेज तो है ही, वो तो कैरिंग कॉस्ट है ही, ठीक है। और आसान भाषा में बता दूँ तो आपको क्वेश्चन में जो भी परसेंट में दिया होता है वो सब आपको कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, सब, ठीक है। जितना वैसे लॉजिक भी बता दिया ना, इंटरेस्ट आपको उसी में लगेगा गुड्स परचेस करने में। क्रेडिटर, अगर आप क्रेडिटर को टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे इंटरेस्ट लेता है वो आपसे। और ऑब्सोलेंस रेट, ऑब्सोलीट तो आपका गुड्स ही होता है ना, तो जितना ज़्यादा देर तक आप उसको स्टोर करोगे उतना ज़्यादा वो ऑब्सोलेट होते जाएगा, तो एक टाइप से वो भी स्टोरेज कॉस्ट ही है। स्टोर करोगे, जितना ज़्यादा स्टोर करोगे उतना ज़्यादा वो ऑब्सोलेट होते जाएगा। और शॉर्टकट याद रखोगे तो जो भी चीज़ आपको परसेंट में दी होती है वो सब कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मतलब ये 20% है, कैरिंग कॉस्ट इज 20%। 20% ऑफ व्हाट, हाँ 20, तो वो 4 आ जाएगा, हाँ। और ए अपना दिया हुआ है 5000, ओ दिया हुआ है 16, आ गया ये उसकी, कितना आएगा 400, 200, 400 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो उसका मार्क्स कटता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा केजी, लीटर, टन, जो भी दिया रहेगा, अभी यूनिट्स दिया तो यूनिट्स आपको लिखना पड़ेगा। केजी दिया होगा केजी लिखना, ठीक है। तो ये आपका ईओक्यू तो आ गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट अभी आप लोग को नहीं सिखाया हो, आज वही सीखेंगे हम लोग नई चीज़, क्योंकि सेकंड वाले में भी यही बोला, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। अगेन कॉस्ट निकालना अभी मैंने नहीं सिखाया है ना, पर ईओक्यू तुम निकाल सकते हो। सेकंड वाला क्या बोला, डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट that would result for the items if a new price of 12.8 is used। अभी प्राइस कितना था फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए, 20 रुपये था प्राइस, है ना, तो आपने कैरिंग कॉस्ट उसी का निकाला था। अब क्योंकि प्राइस चेंज हो गया है तो और क्या चेंज हो जाएगा,
हाँ सी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ईओक्यू भी चेंज हो जाएगा। तो नया वाला ईओक्यू निकालो। प्राइस आपका बदल चुका है, 12.8 हो गया है, तो इसके हिसाब से नया ईओक्यू निकालो। फॉर्मूला वही है। ठीक है, 2 इंटू ए भी वही रहेगा 5000, ओ भी वही रहेगा, ओ में कोई चेंज नहीं है, वो भी 16 रहेगा। सी में चेंज होगा क्योंकि सी डिपेंड्स ऑन परचेज प्राइस, और आपका परचेज प्राइस ही चेंज हो जाएगा तो सी भी चेंज हो जाएगा, है ना। कितना आएगा फाइनल आंसर? ये 2.56 फाइनल इसका ईओक्यू 250 यूनिट्स, नया ईओक्यू। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट में भी बोला था, सेकंड में भी बोला है, ऊपर यहाँ पे भी बोला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब 200 यूनिट से हमने ईओक्यू निकाला है, उसका टोटल कॉस्ट बताओ, और यहाँ जो ईओक्यू निकालो 250, उसका भी टोटल कॉस्ट निकालो। चलो नोट्स वाली कॉपी निकालो। उसमें लिखेंगे चलो बनाएंगे क्वेश्चन, या मैं ही बता दूंगा आपको क्लास के बाद। अभी निकालो। हाँ फॉर्मेट है बनाने, नोट्स वाली कॉपी निकालो और ये बनाओ। हाँ हाँ बोला तो वो पहले ही, आधा घंटा हो गया बोले। ऊपर वही तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, है ना। रेगुलर कॉपी में मत लिखना, नोट्स वाली कॉपी में लिखना, क्योंकि फॉर्मूला है। देखो खर्चे सिर्फ 3 होते हैं यहाँ पे, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाले सिर्फ 3 खर्चा होता है, न कम न ज्यादा। तो सबसे पहला होता है, लिखते जाओ साथ साथ में, टोटल परचेज प्राइस। ये लेन देन हो गया ना, खत्म। टोटल परचेज प्राइस आपको निकालना है, टोटल है ना, टोटल। तो बोलेंगे सर परचेज प्राइस तो दिया था ना 16 रुपये। अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूँ, फर्स्ट वाला पार्ट जो है दिया तो था 16 रुपये, ये 20 दिया, सॉरी परचेज प्राइस आपका 20 है ना। हाँ ये यूनिट प्राइस मतलब भाई परचेज प्राइस 20 रुपये दिया तो है, तो निकालना क्या है। हाँ टोटल लिखा हो ना यहाँ पे, दैट इज यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मतलब होता है एक यूनिट का प्राइस 20 रुपये, ठीक है। तो ये लो मैं 20 यहाँ पे लिख भी देता हूँ, या मैं ऐसे लिखता हूँ यूनिट प्राइस लिख देता हूँ, तो फॉर्मूला लिखेंगे ना, यूनिट प्राइस लिख दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करूँगा, ए से या ईओक्यू से, क्योंकि दोनों ही यूनिट्स है। समझो ध्यान से, ए भी यूनिट्स में दिया हुआ है, 10,000 है ना, देखते जाना। अच्छा चलो 200 वाला आया, यही तो मैं चाहता था। क्यों 200 से, हाँ, और हमको निकालना है कि हमको कौन सी कॉस्ट निकालनी है। हाँ वेरिएबल तो ठीक है, वेरिएबल के पहले क्या लिखा है, टोटल लिखा है ना, बिल्कुल 100%। हाँ जोर से बोला, ए से। हाँ ए से करेंगे। देखो अब वो तो आप एक बार में 200 मंगा रहे हो ना,
आप 200 बोले जवाब कि 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो एक बार का खर्चा आएगा, मतलब गलत नहीं है, एक बार का आएगा खर्चा। एक बार का निकालना है क्या? नहीं निकालना है, टोटल निकालना है, मतलब साल भर का निकालना है। तो साल भर में जितना मंगाओगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमेशा ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 5000 रहेगा उससे। इसको ना ठीक है, रहने दो इसको। तो मतलब इसका छोटा सा फॉर्मूला ही बन गया ना। टोटल परचेस प्राइस कैसे आएगा? ए इंटू यूनिट प्राइस, क्योंकि इनको टोटल चाहिए, कारण यही है टोटल चाहिए, इसलिए हमें टोटल एनुअल कंजम्पशन लेगा, है ना। इनटू यूनिट प्राइस करोगे तो टोटल परचेस प्राइस आ जाएगा। ठीक है, हो गया, पहला खर्चा यही था। दूसरा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो फिर से वही सवाल पूछोगे आप लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर दिया तो है 16 रुपये, नहीं यूनिट से नहीं करेंगे। 16 रुपये क्या है, 16 के आगे क्या लिखा है? या चलो लिखा नहीं है तो मैंने लिखवाया है नोट्स में। ओ का फुल फॉर्म क्या होता है? पर ऑर्डर। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है वो हमेशा पर ऑर्डर के फॉर्म में ही दिया होता है, ठीक है। 16 रुपये है, 16 रुपये कितने ऑर्डर का? हमेशा हमेशा एक ऑर्डर का। हाँ, तो हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर। 10,000 नहीं है, 5,000 है। हाँ, आप पिछला वाला नंबर ऑफ ऑर्डर बता रहे हो। हाँ, अभी निकालो ना नया वाला। हाँ हाँ, हाँ, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। देखो, आप लोग बोलोगे ना सर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो दिया है, मतलब ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है ना, तो आप लोग बोलोगे सर ओ तो दिया हुआ है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा ओ मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये एक ऑर्डर करने का खर्चा है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको नंबर ऑफ ऑर्डर से, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आता है? बस जो थोड़े समय पहले बोला था याद रखना, ये लो ये यूज हो गया। मतलब जो सिर्फ ये वाला फ्रैक्शन है, ए अपॉन क्यू, जो डिवीजन वाला फ्रैक्शन जो है, दिस इज नंबर ऑफ ऑर्डर। ये जो छोड़ना है, ओ को छोड़ दो, ओ का आपको दिया होता है, आपको ये करना पड़ेगा ना अलग से। ए अपॉन यू को डिवाइड करोगे, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑर्डर, फिर मल्टीप्लाई कर दो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगा साल भर का। साल भर में भाई इतना ऑर्डर करने में खर्चा लगा। इसमें कोई डाउट? पक्का क्लियर? नंबर ऑफ ऑर्डर तो हम पहले निकाले थे, उसको मल्टीप्लाई कर दो पर ऑर्डर वाली कॉस्ट से, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तीसरा और लास्ट खर्चा, टोटल कैरिंग कॉस्ट। और बीआई क्या होता है? यही तीन तो दिया होता है, टोटल कैरिंग कॉस्ट है। तो फिर से आप लोग वही बोलोगे, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट होता है ना, तो सर सी तो दिया हुआ है हमको, मतलब हमने निकाल लिया ना, 2 रुपये कितना है, 4 रुपये आया था सी, 4 रुपये आया था ना, तो वो तो निकाल लिया हम सी। फिर क्या निकालना है? सी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा बताना। पर यूनिट पर एनम। देखो मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। सी मतलब है आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो यहाँ पे आप लोग मेरे को बताओ, मेरे को तो टोटल कैरिंग कॉस्ट चाहिए ना, तो जो सी आपने निकाला है 4 रुपये, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपने 4 रुपये सी निकाला है, तो दैट इज पर यूनिट पर एनम। तो अगर ये पर एनम है, और क्वेश्चन सी का मतलब ही वही होता है पर यूनिट पर एनम, तो अगर वो पर एनम है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमको वही साल का ही तो चाहिए। हमको खर्चा देखो टोटल मतलब साल का ही चाहिए, और वो साल का है, पर एनम ऑलरेडी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ पे है फिर? पर यूनिट है, ये 4 रुपये है, आपका कैरिंग कॉस्ट 4 ही है, बट वो पर यूनिट है ना, तो उसको भी यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा यूनिट्स? ए वाला यूनिट्स की ईओक्यू वाला यूनिट, क्योंकि दोनों यूनिट्स है। क्यों? तो साल भर में उसको स्टोर कर लोगे एक साथ। अच्छा चलो मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, तो एक बार में तो जितना मंगाएंगे उतना ही स्टोरेज कॉस्ट लगेगा ना। साल का तो ये पर एनम है ऑलरेडी। आप समझो, वापस से बताता हूँ अच्छे से। देखो क्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो ना कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम अपन और क्या बोल सकते हैं, मैंने लिखवाया था स्टोरेज कॉस्ट बोलते हैं अपन, पहले क्वेश्चन में था भी। तो आप
माल स्टोर कितना करोगे साल भर में, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके स्टोर में कितना माल पड़ा हो सकता है, मैक्सिमम 200 ही पड़ा हो सकता है जितना आप मंगा रहे हो। ईओक्यू 200 है ना, ईओक्यू मतलब होता है एक बार में हम जितना माल मंगा रहे हैं तो एक बार में स्टोर भी उतना ही करेंगे। आप बोलोगे ए अपना 5000 है तो वो तो उसको आप टुकड़े टुकड़े में स्टोर कर, 5000 एक साथ स्टोर कर रहे हो अपने गोडाउन में। जो आपका ए है एनुअल कंजम्पशन है 5000, क्या आप 5000 को एक ही बार में मंगा लिए, एक ही बार में स्टोर कर लिए? नहीं, तो उसमें स्टोरेज कॉस्ट सिर्फ 5000 में क्यों लगेगा? ठीक है, तो ये पहला लॉजिक, एक बार में हम जितना मंगाएंगे तो स्टोर भी उतना ही करेंगे। तो हम एक बार में क्यों मंगाएंगे, हाँ ईओक्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्वांटिटी जितना भी हम मंगाएंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाएंगे एक बार में उतना ही स्टोर करेंगे। फिर दूसरा, जैसे भगत ने बोला कि सर हमको तो पैगा नाम निकालना है ना, तो ये है तो ऑलरेडी, इसलिए तो मैंने इसको पहले बताया ऑलरेडी ये पैगा नाम है, 4 रुपये है, ये ऑलरेडी पैगा नाम है ना, तो आप ये पैगा नाम इसमें ऑलरेडी है जुड़ा हुआ, आपको बस इसको अपने ईओक्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 2 भी करना है। अब ये क्यों नहीं, मतलब फॉर्मूले में है 2 हमेशा, आपको मतलब ये फॉर्मूला है टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ईओक्यू अपॉन 2 इंटू सी, पूरा ये आपका कंप्लीट हुआ फॉर्मूला। तो 2 क्यों आ गया बीच में, डिवाइड बाय 2 क्यों हो गया? मतलब आपने आधा कर दिया ना लॉजिकली, ईओक्यू मंगा रहे थे एक बार में तो स्टोर भी उतना ही करोगे, आधा क्यों कर दिए? सोचो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ लॉजिक सही बोले, मैं एक बार शब्द एक बोल तो बस हो जाएगा कंप्लीट। एवरेज निकालने के लिए बात को समझो, आज क्या, आज 24 है ना, क्या है 24 मई है, तो आज आपने ईओक्यू मंगाया, आज आपका ईओक्यू कितना मंगाते हो आप लोग, 200 मंगाते हो, इसी क्वेश्चन के हिसाब से 200 यूनिट्स आप मंगाते हो, तो मान लो वो आज आपके पास आ गया, 200 यूनिट्स आपके पास आ गया आज की डेट पे, ठीक है। अब 5-5 दिन का आगे चलते जाओ, सीधे 5 दिन आगे 29 में, जैसे मैं अपने मन से किया, अपने मन से 5 दिन आगे जंप मार दिया, तो क्या तब भी आपके पास 200 ही पड़ा रहेगा? क्यों? सजाने के लिए थोड़ी मंगाए हैं उसको, 200 यूनिट्स आप मंगाए हो तो क्यों मंगाए हो? उसको यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। तो फैक्ट्री में आप उसको कंज्यूम करते जाओगे तो ये मटेरियल जो है वो कम होते जाएगा। फिर और 5 दिन जंप मारो तो क्या हो जाएगा, 3 जून, ठीक है। तो ऐसे ही कम होते जाएगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल अमाउंट से कम हो। मान लो सीधा 70 हो गया, ज़्यादा जंप मार दिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं ना मैं कुछ भी 4 जून ले लो, ऐसे मैं अपने मन से बता रहा हूँ, डेट और क्वांटिटी अपने मन से बता रहा हूँ। मान लो 10 यूनिट्स हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला लॉजिक कि थोड़ा सा बचा गया तो हम नया मंगा लेते हैं। तो देखो आप 5 जून को, मान लो 5 जून को नया माल आ गया, 5 जून को नया माल आ गया, 4 को कितना था, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ट्विस्ट है थोड़ा सा। 4 जून को आपके पास रात को 10 यूनिट्स पड़ा था, ठीक है। तो आपने पहले से ऑर्डर कर दिया था, लाला को पहले ही फोन कर दिया था भेज देना, तो 5 जून को आ भी गया, कितना आएगा, 200 ही आएगा। हमारा एजम्पशन कि एक बार में हम जितना मटेरियल मंगाते हैं हर बार उतना ही मंगाते हैं, तो अभी वापस से 200 हो जाएगा ना, और ये वाला 10। तो देखो जो क्वांटिटी मैंने मंगाई होगी आज के दिन पे 200, वो तो कंटिन्यूसली उसी को तो मंगाता क्यों, यूज करने के लिए। उसको यूज करते करते एक टाइम आएगा जब ये वाली पर्टिकुलर क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और फिर नई क्वांटिटी अगेन 200 आ जाएगी, उसको यूज करूंगा वो 0 हो जाएगा, फिर नया मंगाऊंगा, ऐसे साइकिल चलता रहेगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, जैसे देखो आपने 200 मंगाया ना, दिस इज ऑब्वियसली 0 और ये आपका 200 है, तो अभी आपने 200 तो मंगा लिया, ठीक है, आप यहाँ पे हो, फिर उसको धीरे धीरे यूज करते जाओगे तो ऐसा नीचे आते जाओगे, 0 आएगा, फिर अचानक से आप 200 मंगा लिए, यहाँ पे आ गए, फिर वो धीरे धीरे कंज्यूम होते जाएगा, फिर आप 200 मंगा लिए, यहाँ पे आ गए। तो उसका एवरेज निकालने के लिए बीच का डिवाइड बाई 2 किया जाता है। बोलेंगे सर एवरेज के लिए तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया जाता है, वही तो कर लो, ये लो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं प्लस 0 करूँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, खाली ईओक्यू डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। भाई ईओक्यू प्लस 0 डिवाइड बाय 2 अच्छा लगेगा क्या, प्लस 0 दिखाओगे, तो इसलिए खाली ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 है। नंबर वही तो 2 तो है, वही तो बताया,
प्लस 0 भी तो है ना। अभी आपके पास माल जो आया वो 200 है, अब वो पर्टिकुलर जो वो वाला 200 है वो तो यूज होते लास्ट में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब नया माल मंगाओगे प्रैक्टिकली रहेगा उसमें 0 नहीं होने दोगे, और जो पर्टिकुलर 24 मई को जो पर्टिकुलर 200 क्वांटिटी है वो तो 0 होगा ना कभी ना कभी। तो एक ऑब्जर्वेशन 200 है, दूसरा ऑब्जर्वेशन 0 है, सम ऑफ दो हुआ डिवाइड बाय 2। तो वही बताओ प्लस 0 हम दिखाएंगे नहीं ना, क्यों टाइम पास करेंगे, प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खाली EOQ डिवाइड बाय 2 किए एवरेज निकालने के लिए, इनटू आप वो C कर दोगे जो क्या 4 रुपये आपका आया था। तो ये इसका फॉर्मूला है EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू C। क्लियर है ये चीज, लिख लिए। तीनों का जो भी आएगा उसको ऐड कर दोगे, वो आपका आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। फुल फॉर्म में लिखना, TIC मत लिख के आ जाना, है ना। जो भी आपका आएगा टोटल परचेस कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो मिला जुला के आ जाएगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, है ना। और मैंने 2 कॉलम बनाया है, एक EOQ का एक ROQ का, क्योंकि आप देखना आगे क्वेश्चन बनाओगे ना, हर क्वेश्चन इसी टाइप का आता है, कंपेयर करके बोलता है भाई खर्चा निकालो EOQ का और ROQ का। तो वो तो हमने सीखा है ना। बताओ किसका काम आता है, लॉ क्या बोलता है, किसका खर्चा कम आता है हमेशा, EOQ का काम आता है। तो वो दिखाना है कि हाँ देखो ये ऐसे काम आता है, EOQ में काम आता है, ये लॉ बोलता है। और एक्सेप्शन जब डिस्काउंट होगा, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट दे देगा, इसका परचेस प्राइस क्या देगा कम हो जाएगा, इसका खर्चा कम आएगा जब डिस्काउंट दिया होगा, है ना। वो बनाएंगे क्वेश्चन, अभी ऐसा वाला नहीं बोले, अभी खाली खर्चा निकालने बोला EOQ का, ROQ दिया ही नहीं है ना, निकालोगे भी कैसे। अभी खाली EOQ आपको मालूम है, पहले पॉइंट का 200, दूसरे पॉइंट का 250। तो आप चालू हो जाओ, निकालो कॉस्ट, वापस आ जाओ उस कॉपी में, आप लोग निकालो कॉस्ट ट्राई करो, है ना। उसमें वापस से बोल दूं ROQ यहाँ पे नहीं है ना, तो खाली पर्टिकुलर्स और अमाउंट बनाना, सिर्फ EOQ है। EOQ 2 अलग अलग है, तो 2 अलग अलग टेबल बनेगा, एक में नहीं बना सकते। अगर आप लोग का दिमाग ऐसे चलेगा सर ये कर लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर एक EOQ जो फर्स्ट वाले का है 200, दूसरा वाला EOQ 250, एक ही टेबल में दोनों कॉलम बना देते हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट अलग से, सेकंड पॉइंट अलग से। अगर एक ही पॉइंट के अंदर बोलता तो हम कर सकते थे, ये अलग अलग पॉइंट है तो आपको अलग दिखाना, 2 टेबल बनेगा। एक बार EOQ 200 मान के चलोगे, एक बार EOQ 250 मान के चलोगे, फटाफट खत्म करो, कॉस्ट निकालो। लॉजिक वाइज सब समझ आता है ना फॉर्मूला, नहीं आएगा तो बताना, घटने वाला काम बिल्कुल मत करना, और आज याद रहेगा कल भूल जाओगे। $1,08,000, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, पहला वाला आया 1,08,000, 100, 800। तो जिनका आ गया पहला वाला, अब निकाल तो लिए होंगे जिन्होंने निकाला है,
बताओ कुछ नोटिस करो, क्या अलग से एक और चीज मेरे को दिखाई दे रही है, नोटिस करो कुछ भी आप क्या लगता है, कुछ कमेंट आपको इसके ऊपर करना है, कुछ भी जो पूरा कैलकुलेशन है कुछ भी आपको इसके ऊपर कमेंट बताना है, कुछ एक नोटिस करो और बताओ। हाँ हाँ कॉस्ट बढ़ गया, अब बढ़ क्या जाती है, ठीक है और कुछ सोचो सोचो, कुछ दिख नहीं गए। चलो एक काम करो, दूसरे का निकालो तो आप और अच्छे से नोटिस कर पाओगे। दूसरे वाले का निकालो, दूसरा टेबल बनाओ जहाँ पे परचेस प्राइस चेंज हो गया है, 12.80 हो गया है, तो आपका टोटल परचेस प्राइस भी चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा और ईओक्यू चेंज, सब चेंज, तीनों चेंज हो जाएगा। नहीं, शक पे काबिलियत करेगा। हाँ चलो दूसरा यहाँ बना लेता हूँ, सीधा मैं अमाउंट लिखते जाता हूँ। टोटल परचेस प्राइस हो जाएगा आपका 5000 इंटू 12.8 64,000। हाँ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा ए डिवाइड बाई ईओक्यू, यहाँ पे 250 है, इंटू वो तो वही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता, चुपचाप दिया गया था, कभी चेंज नहीं होता, 320 आया। हाँ और फिर अपना कैरिंग कॉस्ट के लिए 250 अपॉन 2 तो 125 तो आया, अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12.8 इंटू 20%, 12.8 है का 20%, 2.56 इंटू 125, ये आया 320। अब नोटिस करके बताओ दोनों टेबल साथ में, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट आपस में सेम होता है हमेशा ईओक्यू में, ईओक्यू में सेम रहेगा। अब जब आईओक्यू, अभी तो क्वेश्चन में आईओक्यू नहीं दिया है ना, आगे से देने लगेगा तो देखना आईओक्यू में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईओक्यू में याद रखना टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम रहेगा। अगर आप सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कभी तो वो कहाँ इक्वल है, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 16 रुपये है, अगर आप सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल रहे हो तो वो तो 16 रुपये है, और अगर आप सिर्फ कैरिंग कॉस्ट बोल रहे हो तो वो तो यहाँ पे 4 रुपये था, दूसरे में 2.56 है, तो सिर्फ ऑर्डरिंग सिर्फ कैरिंग नहीं बोलना है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट ईओक्यू में हमेशा सेम होता है। ठीक है, हो गया, दोनों टेबल बन गया सबका। तो एक और चीज देखो सामने, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, अभी जस्ट मैंने क्या बोला, एट ईओक्यू, देखो ऐसे मैं लिखता हूँ एट ईओक्यू, सबका ध्यान एक बार सामने, जहाँ लिखना है वो रुक जाओ, बाद में लिखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एट ईओक्यू मैंने अभी क्या बोला, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट आपस में इक्वल होता है ना। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ओ ओ इक्वल्स टू, हाँ टीसीसी, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला। अब इससे आप मेरे को ईओक्यू का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। ये आपके पास पूरा एलएचएस आरएचएस मिल चुका है, मेरे को सिर्फ ईओक्यू का वही इसी से डिराइव हुआ है ना। क्योंकि देखो अगर मैं ये वाले ईओक्यू को वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस वाले से, तो यहाँ पे आ जाएगा ईओक्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या क्या बचा, ए और ओ यहीं पे बचा है। अभी जो अपॉन 2 है वहाँ जाके इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू सी है वो डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। और मेरे को तो ईओक्यू की वैल्यू चाहिए, ये तो ईओक्यू स्क्वायर है, तो अगर मेरे को स्क्वायर को मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही फॉर्मूला है ईओक्यू का, मतलब इसी असम्पशन से फॉर्मूला बनाया गया है कि हाँ भाई टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट इक्वल होता है, उसी से आपका फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, कंप्लीट करो फोर्थ वाला, उसके आगे फिफ्थ वाला, उसके आगे सिक्स्थ वाला, करते जाओ। हाँ बनाओ ना।
सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ निकालना है। फॉर्मूला आज देख लो, आज आखिरी दिन फॉर्मूला देख लो, कल से याद होना चाहिए सब चीज़। निकालते जाओ। दो मटेरियल है ए और बी, दोनों का आपको रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। सभी तो पूछ लिया। बिना डिस्कशन के बनाना है। फिर ओवरहेड वाले चैप्टर में आप ही से पूछूंगा आयुषी। अच्छी बात है। क्या क्या पर वीक आपका 75, मैक्सिमम टाइम अगर बात करें 1 का तो 6 जाता है। हाँ मतलब मिनिमम लीड टाइम 4 हुआ, मैक्सिमम लीड टाइम 6 हुआ, तो एवरेज लीड टाइम नहीं, टू कैसे होगा? हाँ तो कितना हो जाएगा? 5 10/2 5। अगर आंसर बीच का देख लो 4 और 6 है और उसका एवरेज निकाल लो, बीच का 5 आ जाएगा। वैसे ही बी का देखोगे तो बी का मिनिमम लीड टाइम 2 हफ्ता है, मैक्सिमम लीड टाइम 4 हफ्ता है, तो इसका एवरेज लीड टाइम 3 होगा। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। चलो रीऑर्डर लेवल तो आप लोग निकाल लिए होंगे। मैं एक बार लिख के बताता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, एग्जाम में कैसे करोगे। देखो आपको ए वाला पूछा है, ए है, फुल फॉर्म लिखना सब चीज, रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, फिर बताना कि भाई फॉर ए मैक्सिमम कंजम्पशन है 75, ठीक है, कुछ बताया नहीं है यूनिट से क्या है, तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर बोला 75 kg तो यहाँ पे भी kg होना चाहिए, 75 लीटर तो वहाँ पे भी लीटर होना चाहिए, आंसर में भी आपके मेंशन होना चाहिए। अभी कुछ नहीं बोला तो ठीक है, इनटू हाँ मैक्सिमम लीड टाइम 6, और 6 क्या है, 6 वीक्स है, तो वो लिखना पड़ेगा भाई, 6 दिन 6 हफ्ता क्या है वो बताना पड़ता है। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 450, 450। और फिर एक लाइन छोड़ के फॉर बी, तो बी का भी मैक्सिमम कंजम्पशन वही है, लिखा है ना 75 पर ईच लिखा है, मतलब जितने भी कंजम्पशन है वो सबके सेम, ए और बी का नॉर्मल यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, मिनिमम यूसेज सब सेम है। ठीक है,
तो 75 दोनों का 75 है। हाँ, पर मैक्सिमम लीड टाइम जो है वो बी का 4 वीक्स है, ये वाला 4 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा, हो गया। और ऐसे डबल अंडरलाइन करके ना फाइनल आंसर को ऐसे ही फिर आगे सब निकालते जाओ, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, पहले फॉर्मूला लिखे, फिर ए का, फिर बी का, फिर हम सेकंड पार्ट में आएंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल अब निकालेंगे। एवरेज दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, एवरेज लीड टाइम का। अच्छा, एवरेज कंजम्पशन कहाँ पे दिया है? हाँ, नॉर्मल। हाँ, इसका करके देखोगे तो भी 50 आएगा, और नॉर्मल से मतलब ही वही होता है, एवरेज कंजम्पशन वो भी दिया भी है 50, ठीक है। और एवरेज लीड टाइम के लिए क्या करोगे भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, प्लस करके डिवाइड बाय 2, एवरेज लीड टाइम आ जाएगा। ए का 5 वीक्स आएगा, बी का 3 वीक्स आएगा, और एवरेज कंजम्पशन दोनों का 50 ही है, सेम। कुल चलो बढ़िया। 6 आगे बनाओ। हाँ 6 बनाओ। नहीं 6 बनाओ। क्या चीज? हाँ 5 के बाद बनाना, हो गया बढ़िया। वो 6 का दहेज मांग रहे हो क्या शादी में?
शादी में दहेज मांगते हैं ऐसे। एसी है ना चेयर। हाँ हाँ चेयर चेयर वाला प्लास्टिक मत हटाइएगा। प्लास्टिक वाला स्टूडियो आ रहा है, इसमें बैठाओ और वो दिन उसको लेके जाओ, ऐसे ही बोल रहा है। अब एक काली फंक्शनल बोल दो। वहाँ पे तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ ना, तो देखना है कहाँ से 5-6 चीजें होना चाहिए। ये लोग भी दो उठा के नहीं लेके जाओ तो भाई एक अच्छी है अभी ये कंफर्टेबल है, सो रहा है सो उसमें बस ये अकाउंट में किताब नहीं रखा, वो भी किताब साथ में रखा हो। अपन सामने से देखते हैं, बाजू में बुक पड़ा है मतलब नहीं, फिर एक कॉपी मिल जाता है। हाँ चलो अब बनाओ। क्लास 9:15। मेरे को लगा क्लास चली गई है। सबके लेवल निकलेंगे। ये भी याद है, ये भी याद है। अच्छा ठीक है, नहीं याद है। देख रहे हैं ना, ध्यान से देख एक हो गया फिफ्थ वाला सबका जल्दी जल्दी करना। हो गया भाई। समझ आया तुमने? फिफ्थ हुआ पीछे इधर लाश सब लोग आप पीछे हो जाओगे फिर।
बनाओ, मॉड्यूल तो है सबके पास। 6 में भी क्या है, वही सब पूछेगा, सिंपल है। क्या फाइनल आंसर है वो सबका? मैं खाली बैठ के क्या करूँ, मैं भी निकालेगा। सेवन नहीं, वो अगला टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ, 1 से चालू करो। डेंजर स्टॉक, डेंजर लेवल के लिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम है ना। एवरेज कंजम्पशन ये है 15 यूनिट्स और इमरजेंसी लीड टाइम 4, 15 4 से 60 है। क्या चीज़? हाँ चलो देखिए, ROQ के लिए आपने EOQ निकाला होगा, EOQ 200 आया होगा, ठीक है। फिर रीऑर्डर लेवल आपका 300 हम निकाल चुके हैं, माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम
तो मिनिमम कंजम्पशन कितना है वो आप लोग बताओ। 10 यूनिट्स है, वो सबका आया है ना, और इंटू मिनिमम लीड टाइम 5 है ना, तो अच्छा हाँ 450 आएगा। रीऑर्डर क्वांटिटी अगर दिया होता है तो उसी को लेते हैं, और नहीं दिया होता है तो क्या करते हैं, EOQ निकालो, वो आपका रीऑर्डर क्वांटिटी का काम करेगा। हाँ ये 450 हो जाएगा। और फिर बाकी ठीक है। अच्छी बात Required
और क्रॉस नहीं लगेगा आगे में और जीरो ये जो है कि प्रोबेबिलिटी इसके आगे का प्रोबेबिलिटी और जीरो और क्रॉस जीरो तो एटलाइट क्रॉस लगेगा इनवर्स का स्टेबल बड़ा है
हो गया सिक्स्थ वाला? बहुत टाइम से हो गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाओ। इलस्ट्रेशन इसका इतना ही था। इस टॉपिक का इतना ही था। वाह, चालू हो जाओ। 1 2 3 बनाते जाओ। कहाँ तक बनाओगे अभी? 4 6। चलो फटाफट 5 को छोड़ के 7 तक बनाओ अभी। मतलब जितना होगा 9:15 तक। टारगेट हमारा ये है। जो नहीं हुआ वो होमवर्क। मतलब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है 1 से लेके 7 तक है। 5 भी है बट 5 मैं बता दूंगा अच्छे से, थोड़ा अलग है। तो बनाते जाओ, कंटिन्यू।
हम अपने हिसाब से बनाएंगे ना, टेबल में सिखाया उसको बात ऐसे हाँ बिल्कुल। आ सकता है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। क्यों करूँगा? हाँ तो एनुअल में 60 से जाएंगे ना। अच्छा डिवाइड, हाँ आप मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा नहीं बोला कि 36,000 इन ईच इंस्टॉलमेंट, फिर बोला 6 इंस्टॉलमेंट तो मल्टीप्लाई करते हैं, बट वो बोला एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 इन 6 इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में 6,000 मंगा लोगे वो बात की बात है, हमको तो अभी ए चाहिए, ए 36,000 ही है। ठीक है, बीच का छोड़ दिया गया रास्ता, सब बंधक बन के जाते हैं। 3,000 आया ईओक्यू सबका। हाँ अब देखो ईओक्यू तो आ गया, टोटल कॉस्ट भी हम निकाल ही लेंगे। देखो आगे क्या बोलते हैं, ईओक्यू तो मेन ईओक्यू थोड़ी बोला था, मेन बोला है देखो आपको फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है? क्या है, क्या यूज कर रही है पॉलिसी? नहीं वो तो नहीं है, नहीं। पॉलिसी ये है कि वो 36,000 यूनिट्स को 6 इंस्टॉलमेंट मंगाता है, ये इसका पॉलिसी है। क्या 0.2 1 रुपए का 20%। कैरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ 20%, 20% इसका निकालते हैं। परचेज प्राइस यही है, ईच यूनिट कॉस्ट 1 रुपीस, परचेज प्राइस वही है। तो 3000 यूनिट्स आपका ईओक्यू आ गया। हाँ पर सिर्फ ईओक्यू निकालने नहीं बोला है, फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट, मतलब जो मैं आज जो हमने आपको टेबल सिखाया वो वाला करना है हमको, टोटल कॉस्ट निकालना है ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। मतलब हाँ मैं यही लिखा ना, बोला कि ऊपर एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी क्या है, ये जो हमारा एनुअल कंजम्पशन। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका ईओक्यू आया 3,000 को क्या काम का, इसका काम क्या है 3,000 का? नहीं प्रैक्टिकल वो सब कॉस्ट वॉस्ट छोड़ो, प्रैक्टिकली मैं 3,000 को क्या करूँगा, ऑर्डर करूँगा, एक बार में 3,000 ऑर्डर करूँगा ईओक्यू के हिसाब से, ईओक्यू की पॉलिसी के हिसाब से। बट उसका एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है? देखो यहाँ पे दो अलग अलग पॉलिसी है, एक तो ईओक्यू पॉलिसी है, ईओक्यू पॉलिसी के हिसाब से हम 3,000 मंगाएंगे एक बार में, ठीक है। और कंपनी का जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो क्या है एग्जैक्टली, क्या है क्या कि 36,000 को हम 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे, यानी एक बार में 6,000 मंगाएंगे, तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ? और ठीक है ये एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी है, बट हम अपने लॉजिक के हिसाब से, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से क्या कह सकते हैं इसको? बिल्कुल ये है आपका ईओक्यू। एक बार में आप इतना मंगा रहे हो, अभी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी है कि भाई हम 36,000 यूनिट्स को 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, यानी एक इंस्टॉलमेंट में 6,000 मंगाते हैं, तो दैट इज योर रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है वो है आपका, ऐसे चाहो तो दिखा भी देना 36,000 अपॉन 6, तो 6,000 यूनिट्स आप अभी मंगाते हो एक बार में,
अगर EOQ मंगाओगे तो 3000 मंगाओगे एक बार में, और कॉस्ट किस में कम आएगा? लॉ क्या बोलता है? EOQ में कम आएगा, कितने कम आएगा वो आपको बताना है। फाइन कैलकुलेट, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। कैलकुलेट हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन आपको सामने से बता रहा है कि EOQ ऑर्डर करोगे तो मनी सेव होगा, बिल्कुल होगा, पर कितना होगा वो आपको बताना है। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ऑर्डरिंग EOQ। तो वही जो हमने आज टेबल सीखा वो बनाएंगे छोटा सा। हाँ वही दोनों, वही मैंने EOQ ROQ 2 कॉलम बनवाया था, तो वैसे ही लिखा बनाओगे। देखो ऐसे लिखना, EOQ उसके नीचे लिखना 3000 यूनिट्स, फिर बाजू में एक और कॉलम ROQ 6000 यूनिट्स, और फिर वही हमको 3 खर्चे निकालने हैं। टोटल परचेज कॉस्ट हेडिंग में लिखना, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट, ये सब करना पड़ेगा डिटेल में। हेडिंग में लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। टेबल बनाए, पर्टिकुलर्स EOQ 3000 यूनिट्स, ROQ 6000 यूनिट्स। EOQ हमने निकाला है फॉर्मूले से, ROQ क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो बता दिया था कि 36,000 यूनिट्स को हम 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, तो मतलब एक बार में 6000 मंगाते हैं, दैट इज योर ROQ एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अब लिखो, चालू हो जाओ। टोटल परचेज प्राइस, तो यहाँ पे आप अब देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा जाएगा A इंटू परचेज प्राइस, और जो वैल्यू है उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में पुट करके दिखाएंगे ना। तो देखो A आपका कितना था 36,000, तो वो तो यहाँ पे भी 36,000 रहेगा। देखो अब यहाँ पे एक काम करो, चलो ये पूरा मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा लगेगा जो कि आपको आगे काम आएगा। A हमेशा सेम होता है, ये तो क्या है, अब बोलोगे सर यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो वो तो एक बार है ना कि एक ऑर्डर में कितना मंगाओगे। यहाँ पे एक ऑर्डर में 3000 मंगाओगे, यहाँ पे एक ऑर्डर में 6000 मंगाओगे, पर उससे आपका जो साल भर का कोटा है वो तो उतना ही रहेगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा। साल में अगर आप 36,000 से कम ज़्यादा बनाओ, कम मंगाओगे तो प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, ज़्यादा मंगा लोगे तो अनसोल्ड स्टॉक से पड़ा रहेगा। मतलब साल भर का फिक्स है 36,000 ही मंगाना है। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो एक बार में कितना मंगाना है उसका डिस्कशन चलेगा, एक बार में या तो 3000 या तो एक बार में 6000। बट जो A है, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इसका इस टाइप का ले लो, A हमेशा सेम होता है, कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा जहाँ पे A बदल जाए। हाँ परचेस प्राइस बदल सकता है। परचेस प्राइस कब बदलेगा? जब क्वेश्चन में क्या देगा, डिस्काउंट दिया होगा, तब दोनों का परचेस प्राइस अलग हो जाएगा। अभी डिस्काउंट दिया है क्या, तो परचेस प्राइस दोनों का क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, जो कि 1 रुपये दिया हुआ था। तो अब बोलोगे सर यहाँ दोनों सेम आ गया तो हम नहीं बनाएंगे, तो वही तो मैंने बताया, A सेम रहता है, परचेस प्राइस डिफरेंट हो सकता है, जब डिस्काउंट देगा तब डिफरेंट रहेगा। ठीक है, और आप लोग मुझे बताओ, डिस्काउंट को वैसे तो माइनस करोगे, बट कौन से वाले में, कौन से वाले परचेस प्राइस से डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब EOQ मंगाओगे तब डिस्काउंट मिलेगा या ROQ में मिलेगा? क्यों? क्योंकि क्वांटिटी हमेशा उसकी ज़्यादा होती है, ये भी मैंने कल बताया था। अगर आप क्वांटिटी वाइज कंपेयर करोगे तो हमेशा ROQ का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, तो डिस्काउंट भी उसी में मिलेगा। तो जब भी क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होगा तो सिर्फ इसी में माइनस करना। मान लो 10% का डिस्काउंट दिया होता तो ये 0.9 हो जाता। 1 रुपये है ना, 1 रुपये में 10% का डिस्काउंट माइनस करोगे 0.9 हो जाएगा। तो वो हमेशा ROQ में करना। अभी नहीं है डिस्काउंट तो 1 का 1 ही रहेगा। ठीक, हाँ फिर आगे आते हैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो अब देखो यहाँ पे भी देखना मैं फॉर्मूला कैसे पुट करूँगा, क्योंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो हमने लिखा था A/EOQ इंटू O। तो ठीक है, EOQ तो ROQ के लिए, वो भी ROQ रहेगा। हाँ तो स्लैश मत करो, सिर्फ Q लिखो। मतलब मॉड्यूल वाला भी यही करता है हमें, तो Q लिख दो ना, Q तो कॉमन है, EOQ ROQ, Q तो कॉमन है ना क्वांटिटी, तो फॉर्मूले में ही आप Q डालना चालू कर दो अब से। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यूज भी पुट करके दिखानी है। A है आपका 36,000, यहाँ पे भी A 36,000। हाँ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब एक बार में कितना क्वांटिटी मंगाते हो, तो यहाँ पे 3000 मंगा गए हो, यहाँ पे 6000 मंगा गए हो, इंटू O। वो आपका O हमेशा सेम रहता है, वो भी कभी चेंज नहीं होता। कहाँ गया, 25 है, यहाँ भी 25 रहेगा, यहाँ भी 25 रहेगा। अच्छा डिस्काउंट दिया होगा तो नहीं करेंगे, डिस्काउंट हमेशा परचेस प्राइस में होता है। डिस्काउंट जो होता है सिर्फ परचेस प्राइस में होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में नहीं होता है। क्या चीज़?
हाँ, तेल पीते हो क्या? इंटू 25, तो ये आया आपका 300 और ये हो जाएगा 150। ठीक है, फिर हमको निकालना है टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ फॉर्मूला बस लिखूंगा Q डिवाइड बाई 2 इंटू सी, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 3000 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 6000 डिवाइड बाई 2। हाँ, सी कितना कितना है बताओ? क्या दोनों में 0.2 रहेगा? अभी हाँ, ठीक है, चेंज कब होगा? इस क्वेश्चन में तो सेम है, 0.2 रहेगा दोनों में से, चेंज कब होगा? हाँ, क्योंकि देखो ना कैरिंग, सब लोग सामने एक बार देख लें, कैरिंग कॉस्ट हम किसका निकालते हैं? इधर ध्यान से देखो, ये जो सी है ये हम किसका 20% निकाले? परचेस प्राइस का। तो परचेस प्राइस यहाँ पे 1 है, तो उसका 20% 0.2। अब डिस्काउंट नहीं है, इसीलिए इसका परचेस प्राइस भी 1 रुपये, तो उसका भी 20% अगेन 0.2 आ जाएगा। तो वही बात होगी, कैरिंग कॉस्ट तो परचेस प्राइस पे डिपेंड करता है ना। अगर परचेस प्राइस होगा तो यहाँ पे दूसरा आएगा, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट भी दूसरा आएगा, उसका पर्टिकुलर 20% आप निकाल के वहाँ पे लिखना। तो अभी परचेस प्राइस सेम है, इसलिए उसका 20% 0.2 भी सेम है। हाँ हाँ, विदाउट डिस्काउंट, क्योंकि ईओक्यू में तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता ना, तब आप विदाउट डिस्काउंट वाले प्राइस को लोगे। मान लो हाँ 10% का डिस्काउंट होता तो ये 0.9 होता, और फिर सी कितना होता? 0.9 का 20%, 0.9 का 20%, हाँ 0.18, बिल्कुल यहाँ पे 0.18 होता। ठीक है, पर अभी प्राइस चेंज नहीं हुआ है, तो प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो कैरिंग कॉस्ट भी चेंज नहीं होगा। हाँ, और इसको निकाल लेंगे, ये तो 300 आएगा, बिना देखे बता दूंगा, बिना कैलकुलेट किए 300। क्यों? ईओक्यू में सेम होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसको कर दो तो 3000 इंटू 0.2 600, आईओक्यू में अलग आता है ना? तो ये हो जाएगा आपका 36,600 और ये 36,750, ये है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो चलो आप लोग बताओ कौन सा मंगाओगे, ईओक्यू मंगाओगे आईओक्यू मंगाओगे? ईओक्यू मंगाएंगे, ठीक है, तो यही लिख दूं क्या सेंटेंस में? नहीं, आपको पूछा कौन ईओक्यू मंगा? कोई पूछा ही नहीं आपसे। हाँ, कितना पैसा बचेगा वो बताना। ईओक्यू मंगाने से कितना मनी सेव होगा, कितना होगा बताओ? 150 आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। मतलब अगर आपने टेबल बना के भी आ गए, टेबल सही है और उसमें आपने कंक्लूजन नहीं लिखा 150 सेव है, ऐसा नहीं लिखोगे तो भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स भी जा सकता है। हाँ, तो लिखेंगे 10 द मनी सेव्ड बाय ऑर्डरिंग EOQ इज ₹150। ब्रैकेट में 150 भी बता दो, है ना, उसको गधा समझो, वो भी बता दो 150 कहाँ से आया। 36,750 माइनस 36,600, फुल स्टॉप। कंक्लूजन वही होना चाहिए जो फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आप ये लिख दोगे कि द कंपनी शुड ऑर्डर EOQ बिकॉज टोटल कॉस्ट इज लेस, तो मार्क्स नहीं मिलेगा। लिखे सही हो, पर जो पूछा है हमको उस फॉर्म में आंसर बताना है। ठीक है, आगे बनाते तो सेकंड वाला। अब सेकंड में देखना, EOQ निकालने बोला है फर्स्ट में, और सेकंड में देखो ना क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा था, आपको भी उसी लैंग्वेज में आंसर देना है और डिस्काउंट दिया हुआ है। चलो आप लोग ट्राई करो, सेकंड वाला करो बस आज के लिए, बाकी फिर होगा। हाँ, तो वही तो बोलो, सेकंड वाला बस कर लो। 9 बजे अभी, और इसमें डिस्काउंट दिया हुआ तो ध्यान से करना। मैंने बता दिया डिस्काउंट का होगा तो कहाँ कहाँ पे उसका इफेक्ट जाएगा, बनाओ। क्यों नहीं हुआ यार, क्यों नहीं होगी पढ़ाई? जानता था, तो 20 साल की उम्र में होता है, 23 साल में हट जाता है। मैं अपना बताया हूँ। जब तक बिल्कुल
हाँ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पॉइंट को हल करना है आरोप के लिए। हाँ बिल्कुल, टेबल वही बनाएंगे, फाइनल आंसर जिस लैंग्वेज ने पूछा उसमें बताएंगे, करना वही है। टोटल परचेज प्राइस, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू कितना आएगा आप लोग का? 200 आएगा। और आरओक्यू कितना दिया हुआ है? नहीं, 4000। यहाँ पे देखो, यहाँ सब लोग का ध्यान। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4%। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड मतलब कंपनी को ऑफर दिया गया है। किसने दिया? लाला ने दिया है कि भाई हमको क्वांटिटी डिस्काउंट देंगे 4% का। क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब जब ज्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तब देंगे। तो ज्यादा कितना? 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। हमने ईओक्यू निकाला पूरा फॉर्मूले से, तो हम सोच रहे हैं 200 मंगाना चाहिए, एक बार में 200 मंगाना चाहिए। तो सामने वाला बोलता नहीं 4000 मंगाओ। कहाँ 200, कहाँ 4000? 4000 मंगाओ, हमको 4% का डिस्काउंट देंगे। आपको बताना है वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। हाँ मतलब भाई टोटल कॉस्ट तो निकालोगे, उसके बाद बता दो कि ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। यस और नो में जवाब देना है। ईओक्यू में नहीं होगा। हाँ तो वो तो 400 पे ही निकलेगा, है ना। और देखो ना 4% कब मिलेगा डिस्काउंट? प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000। 4% तभी मिलेगा जब आरओक्यू मंगाओगे। ईओक्यू में कभी डिस्काउंट नहीं मिलता। 200 क्वांटिटी मंगाओगे, कौन डिस्काउंट देगा? तो चलो, मेरा तो बना हुआ है, मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा। परचेज प्राइस आपका दिया कितना है क्वेश्चन में? परचेज प्राइस 400 दिया है, कॉस्ट पर यूनिट के नाम से दिया 400 है। और अगर आप आरओक्यू मंगा रहे हो, अच्छा एक सेकेंड, 320, अच्छा 4% है, मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया। हाँ मैंने 20% माइनस कर दिया, 4% माइनस होगा तो 384 आएगा। वो 20% मैंने कैरिंग कॉस्ट को देखा, उसको माइनस कर दिया डिस्काउंट समझ के। 384 है इंटू 8000, 30,72,000। डिस्काउंट 4% है, वो माइनस।
कैरिंग कॉस्ट हमको निकालना है। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला है 20%। हम किसका निकालते हैं 20% ऑफ परचेज प्राइस, जो कि उस वाले कॉलम में 384 है। बिल्कुल ऑफर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपका आंसर चालू होना चाहिए नो से। नो द क्वांटिटी ऑफ, उसको एक्सप्लेन भी करना है क्यों नो, है ना। देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि भाई कौन सा ऑर्डर करोगे, EOQ ऑर्डर करोगे, या अगर वैसा पूछा तो कौन सा ऑर्डर करोगे बताओ, EOQ। तब सेंटेंस लिखते द क्वांटिटी शुड ऑर्डर EOQ 200 यूनिट्स, बट वो पूछा ही नहीं है। वो पूछा है ऑफर एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, उसने डिस्काउंट दिया, तो देखो ना डिस्काउंट देने के बावजूद IOQ में खर्चा ज़्यादा आ गया, मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया। तो भाई डिस्काउंट दे तो गए हमने, देखो अभी यहाँ पे तक को दिमाग लगाना चाहिए। अब क्योंकि आजकल MCQ आते हैं तो MCQ में आपको बहुत ज़्यादा फंसाएगा। अभी इधर ध्यान दो, लॉ हम लोग क्या सीखे थे बताओ, TIC ऑफ EOQ विल बी ऑलवेज लेस देन TIC ऑफ IOQ, ये हमने लॉ सीखा था, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन कब होता है, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया होता है। हाँ तो डिस्काउंट तो दिया है इस क्वेश्चन में, तो होता क्या उसके, आप मैंने क्या सिखाया था अभी तक के, TIC ऑफ EOQ, पर यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन में डिस्काउंट था, मतलब एक्सेप्शन फॉलो होना चाहिए था कि मतलब EOQ का ज़्यादा आना चाहिए था, बट नहीं EOQ का कम आ गया अभी भी। तो मतलब ऐसा क्यों बताओ, डिस्काउंट उतना ज़्यादा नहीं है, ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन हो गया। अच्छा एक बात समझो ना, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, जो जनरल लॉ था वही हो जाएगा। यह है एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन, मतलब जो बेसिकली जो लॉ था वही हो जाएगा, जो लॉ है वही हो गया ना। ये कि भाई डिस्काउंट है तो मतलब एक्सेप्शन होना चाहिए, बट नहीं, जो लॉ होता है वही हो गया डिस्काउंट होने के बावजूद, क्योंकि डिस्काउंट बहुत कम है, 4% का डिस्काउंट है। हम क्वांटिटी कितना बढ़ा दिए, 200 से सीधा 4000 बढ़ाए ना। हम EOQ के हिसाब से 200 मंगाने वाले थे, और सामने वाला बोलता नहीं 4000 मंगाओ डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट जो बोलेगा सामने से 4%, चलो 10-12% का देगा तो उसमें कम आता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, डिस्काउंट भले दिया है, MCQ में काम आएगा ये, भले क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया है फिर भी EOQ में कम आ गया, क्योंकि डिस्काउंट इज वेरी लेस, 4% है। क्वांटिटी मैंने इतना ज़्यादा बढ़ाया और चिल्लर जितना डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट ऑफ 4% इज वेरी लेस, ठीक है। बाकी चलो फाइनल आंसर, कंक्लूजन आप लोग क्या लिखोगे सेंटेंस में, क्वेश्चन बोले वेदर द क्वांटिटी ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, तो नो, द क्वांटिटी ऑफर या क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर लिखो, क्वांटिटी ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, should not be accepted. Why? Because total cost of IOQ, even after considering discount, डिस्काउंट काटने के बाद भी खर्चा ज़्यादा आ गया, even after considering discount is more than total cost of EOQ. Total cost of EOQ. ठीक, ये वाला नहीं, ये आंसर में नहीं लिखना है, ये ऐसे समझाने के लिए लिखा था। लॉ ऑफ एक्सेप्शन तो लिख दिए थे, आज हमने एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन देखा। डिस्काउंट है फिर भी वो वाला EOQ में कम आ गया है, क्योंकि डिस्काउंट का परसेंट बहुत कम है, 4%। हाँ 10% 15% देता तो IOQ में आता, तब एक्सेप्शन फॉलो होता, IOQ में कम आता।
तो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, डिस्काउंट ज़्यादा देगा, प्रैक्टिकल लॉजिक है ना, डिस्काउंट ज़्यादा दे भाई तब हम लेंगे। 4% में क्या ही होगा, खर्चा ज़्यादा आ रहा है। ठीक, उसके अलावा ये 2 हुआ, 3, 4, 6 और 7 4 क्वेश्चन होमवर्क, छोटे छोटे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 3, 4, 6, 7।